हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम गवर्नर जनरल और वाइसरायज को देखेंगे। इसमें हमने 12th नंबर क्वेश्चन तक पहले ही देख लिया था। आज 13th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको घटना चक्र का वीडियोज़ देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज में भी एंशिएंट और मेडिवल को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया गया है। अब हमारा मॉडर्न भी कंप्लीट होने वाला है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी पीसीएस फोरम। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़ के, वो शेयर किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 13th नंबर क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन है, Who among the following decided that the Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king and after his death none of his descendants would be the recognized as a kings? तो किसने डिसाइड किया था कि जो बहादुर शाह जफर जो होंगे वो लास्ट मुगल किंग होंगे और उनके बाद उनका कोई भी डिसेंडेंट जो होगा वो किंग नहीं होगा? हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ध्यान रखना है आपको कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है और जो भी मीरठ के जो सिपॉइज होते हैं वो किसको डिक्लेयर करते हैं? अपना लीडर वो डिक्लेयर करते हैं बहादुर शाह जफर को। ठीक है, क्योंकि बहादुर उस टाइम कहीं ना कहीं मुगल्स का एक आधिपत्य था, लोग अभी मुगल्स को फॉलो कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चूज किया था। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में ही डिसाइड कर लिया था किस चीज़ को, कि जो बहादुर शाह जफर जो होंगे वो लास्ट मुगल किंग होंगे और उनके बाद उनका कोई भी डिसीजन जो होगा वो मुगल किंग नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एंड दिस डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड्स मुगल एम्पायर इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉलिटिकल रीजन जो होता है वो किसका रीजन होता है? 1857 के रिवोल्ट का। हमें पता है कि 1857 के रिवोल्ट के पीछे मिलिट्री कॉज तो था ही, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये मतलब सारे ही डायमेंशन से। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सारे ही डायमेंशन अलग अलग थे, कोई भी मर्ज नहीं था। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है फेल्योर ऑफ द 1857। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, पता नहीं होंगी तो पता हो जाएगी, पढ़ते रहिए आप। तो लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं पहले वाइसराय होते हैं और सर्व करते हैं। उनका जो पीरियड होता है 1858 से 1862। आपको पता है 1857 के रिवोल्ट के बाद जो क्राउन जो होता है वो क्राउन के अंतर्गत आ जाता है ब्रिटिश इंडिया का रूल, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर होता है वो खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब वो डायरेक्ट क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। और जैसे ही वो क्राउन के अंतर्गत होता है तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसका जो टाइटल चेंज करके क्या कर देता है? वाइसराय। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वाइसराय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज, तो वो कौन सा वाइसराय था जिसने एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो किया था अफगानिस्तान के टुवर्ड्स? ये हमें बताना है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डफरिन। तो वो होता है लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लॉर्ड लिटन जो होता है वो एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करता है किसके साइड? अफगानिस्तान के साइड। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर वॉज फॉट इन 1878। लॉर्ड लिटन के टाइम पे जो पीरियड होता है 1878, उस टाइम पे क्या होता है? सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मोटिव क्या होता है? टू ब्रिंग अफगानिस्तान अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, और ये क्या करेगा? एक बेस बनाएगा ब्रिटिशर्स का सेंट्रल एशिया में प्रवेश करने का। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया के कौन कौन सा पार्ट होते हैं? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे पार्ट होते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Who was responsible for encouraging the local self government in India? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इनकरेज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये हमें बताना है। तो वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का बहुत इंपॉर्टेंट, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, उनके टेन्योर में क्या होता है कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लेके आती है क्या कि पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग लोकल अफेयर्स। तो एक ऐसा पॉलिसी लेके आती है किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लोकल अफेयर्स को, लार्जली थोड़े अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज। और जिसकी जो
मेंबर्स होंगे वो मेनली कौन से होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। द रेजोल्यूशन ऑल्सो परमिटेड द इलेक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल एज चेयरमैन ऑफ द लोकल बॉडी। 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कांग्रेस वॉज फॉर्म ड्यूरिंग हिज रेन। ही रिफर्ड कांग्रेस एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट एक्चुअली दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि कांग्रेस जो होता है 1885 में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है जब वाइसराय लॉर्ड डफरिन होते हैं। और वो कांग्रेस को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट बोलते हैं कि ये एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फर्स्ट सेशन जो होता है आईएनसी का वो कहाँ पे होता है, बॉम्बे में होता है। गोकुलदास देशपाल संस्कृत कॉलेज में होता है, होने वाला था पुणे में लेकिन प्लेग की वजह से ये होता है बॉम्बे में। ठीक है, और डब्ल्यूसी जो बैनर्जी होते हैं वो फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट होते हैं। ध्यान रखेंगे एओ ह्यूम प्रेसिडेंट कभी नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, हमें बताना है। He had full sympathy for the Congress. He introduced the subsidiary alliance. He succeeded Lord Canning as a Viceroy of India. He announced partition of Bengal. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल सिंपैथी नहीं था उसको कांग्रेस के, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सब्सिडरी अलायंस हमने देखा था वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, तो ये भी गलत है। He succeeded Lord Canning as a Viceroy of India, बिल्कुल नहीं। लॉर्ड कैनिंग कब आए थे, 1856 के टाइम पे थे। ठीक है, जिनके टाइम पे क्या हुआ था, एक तो आपका ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग उनके टाइम पे आए थे। लॉर्ड कैनिंग के बाद कर्जन नहीं आते, क्योंकि कर्जन का पीरियड रहता है 1905 वाला जो बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, 1899 से 1905 का जो पीरियड होता है वो लॉर्ड कैनिंग। ही अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही बात है, वो अनाउंस करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को। और पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है कब, 16 अक्टूबर 1905 को। और वो स्टाइल होते हैं कांग्रेस के टुवर्ड्स स्टार्टिंग से ही एंड इनविजन इट्स डाउनफॉल बाय योर फॉलोइंग रिवॉर्ड एंड पेनल्टी टुवर्ड्स मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। सब्सिडरी अलायंस अनाउंस किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, जिसके द्वारा मैंने बताया था पिछले क्लास में कि क्या होता है, जो इस इंडियन किंगडम जो होते हैं वो क्या होता है, सरेंडर कर देते हैं खुद की अथॉरिटी को इंग्लिश को, क्योंकि उनका जो एक्सटर्नल अफेयर्स हो जाता है वो किसके कंट्रोल में जाता है, इंग्लिश के कंट्रोल में जाता है। और इंग्लिश जो है एक ऑफिशियल्स को वहाँ पर रिक्रूट कर देते हैं, जिसका जो मतलब उसका जो सेटलमेंट जो होता है, सिस्टम जो होता है, जो उसके ऊपर खर्च होता है, वो सब किसके द्वारा किया जाता है, वो सब होता है इंडियन किंगडम्स के द्वारा। लॉर्ड एल्गिन जो होते हैं वो सक्सीड करते हैं लॉर्ड कैनिंग को वाइसराय के रूप में 1862 से 1863 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। तो असर्शन एंड रीजन हमें देखना है और बताना है कौन सा कोड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। कर्जन केम टू इंडिया एज अ न्यू वाइसराय इन द ईयर 1899 से और 1905 तक रहता है, हमने देखा। ही वॉज सक्सेसफुल इन असिस्टिंग पीसफुल डिमाइज ऑफ द कांग्रेस। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता, उसका मूड तो होता है, वो चाहता तो है कि जो डिमाइज हो जाए किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इसीलिए वो बहुत सारी चीजें करता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के साथ। ठीक है, और डिसकंटेंट क्रिएट कर देता है उनके बीच में, जो रिजल्टेड होता है सूरत स्प्लिट, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो जाता है। वैसे तो सूरत स्प्लिट के पीछे बहुत सारे रीजन है, सिर्फ एक रीजन नहीं है, तो ये आपको मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि कर्जन जो होता है वो वाइसराय के रूप में आता है 1899 में, और वो सक्सेसफुल नहीं होता है, वो चाहता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। कांग्रेस जो कर्जन जो है वो वाइसराय बनता है आपको 1899 में, और उसका गोल होता है कि वो असिस्ट करे पीसफुल डिवाइस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
The repeated attempt of the Curzon to sow the seeds of the discontent between the moderates and extremist faction of the Congress and governs India on the principle of divide and rule. लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता है पीसफुल डिमाइज में। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आर इन द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट, मतलब कौन सबसे पहले आया था, उसके बाद कौन उसके बाद आया था, ये हमें बताना है। तो आपको पता है 1848 से 56 का पीरियड आता है, 1856 से 62 का पीरियड आता है, इसका 1874 वाला पीरियड आता है, इसके जस्ट बाद वाला रिपन का पीरियड आता है, और कर्जन 1899 से 1905 का, 1788 से 84 का पीरियड आता है रिपन का। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पहले 5 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 2 1 3, 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो लॉर्ड डलहौजी जो होते हैं गवर्नर जनरल होते हैं 1848 से 56 के टाइम पे। उसके टाइम पे रेलवे टेलीग्राफ सिस्टम आता है, हमने देखा है टेलीग्राफ सिस्टम दिल्ली कैलकाटा से आगरा के बीच में, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी होता है और रेलवेज का भी होता है, बॉम्बे से थाने उसके चलता है। तो ये सारी चीज़ें होती है लॉर्ड डलहौजी के बीच में। लॉर्ड कैनिंग का जो पीरियड रहता है, जो फर्स्ट वाइसराय होते हैं 1856 से 1862 का टाइम, उसके टाइम पे होता है रिवोल्ट ऑफ 1857। लॉर्ड लिटन का जो पीरियड रहता है 1876 से 1888, सॉरी मैंने बताया था शायद 1880 से 1884 तक होता है लॉर्ड रिपन का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 1876 से 80 के बीच में रहते हैं लॉर्ड लिटन का, और उसके टाइम पे इंडो अफगान वॉर होते हैं, सेकेंड इंडो अफगान वॉर होता है, और अपॉइंट होता है हंटर कमीशन, किसके लिए? एजुकेशन के लिए। हंटर कमीशन एक एजुकेशन के लिए आया था, एक हंटर कमेटी हुआ था, और वो किस चीज़ के लिए था? वो जलियांवाला बाग मशक्कर के रिगार्डिंग था। लॉर्ड कर्जन जो होता है वो वाइसरॉय होते हैं 1899 से 1905 में, और पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस होता है उसके टाइम पे। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। It was presided by Governor General Lord Minto II. It was held in the year 1907. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एक्चुअली शिमला कॉन्फ्रेंस जो होता है वो प्रिसाइड होता है लॉर्ड मिंटो सेकेंड के द्वारा ही, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट हमारा, लेकिन ये 1906 में होता है, ठीक है, 1907 में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो शिमला कॉन्फ्रेंस होता है 1906 में, और ये गैदरिंग होता है प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स का, और जो लीडर्स के जो हेड थे वो आगा खां जी थे। एट द वाइसराय गर्ल लॉज इन शिमला एंड प्रिसाइड होता है लॉर्ड मिंटो सेकेंड के द्वारा। द डेपुटेशन एम्ड टू कन्विंस लॉर्ड मिंटो फॉर ग्रांटिंग मुस्लिम ग्रेट रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स। मुस्लिम का ग्रेट रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स के लिए ये शिमला कॉन्फ्रेंस आता है। और 1909 में हम देख ही लेते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम आ जाता है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द काउंसिल एक्ट 1909 वाज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट द मॉडरेट नेशनलिस्ट। तो कौन होता है गवर्नर जनरल 1909 के टाइम पे जो इनेक्ट करता है कंसोलिडेट द मॉडरेट नेशनलिस्ट? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, लॉर्ड मिंटो सेकेंड होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब काउंसिल एक्ट 1909 इनेक्ट होता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के टाइम पे ही आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जो कि वाइड करता है स्कोप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्लेकेट करता है डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि मॉडरेट्स का डिमांड्स क्या था? वाइड करना लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब स्कोप, ठीक है, उसमें इंडियंस को इंक्लूड कर रहा था, ठीक है, वो अपनी पिटीशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स के द्वारा यही कर रहे थे। और इंट्रोड्यूस होता है सेपरेट और डिस्क्रिमिनेटरी इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द गवर्नर जनरल वाइसराय हु वाज वेयर अटैक्ड विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग किल्ड। तो वो कौन कौन से गवर्नर जनरल और वाइसराय हैं जो अटैक हुए थे विद द इंटेंशन ऑफ द किंग, मतलब मारने के इंटेंशन से? हमें बताना है। रीडिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग। तो वो कौन कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1905 से 1910 के बीच में, ठीक है, और उनके ऊपर अटैक होता है 16 नवंबर 1909 को। अहमदाबाद में होते एक गुजराती एक्सट्रीमिस्ट होते मोहनलाल पांड्या।
तो वही उनके ऊपर अटैक करते हैं लॉर्ड मिंटो के ऊपर। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल ऑफ जो रहते हैं इंडिया के, वो कब तक रहते हैं 1910 से 1916 के टाइम पे रहते हैं। और अटैक होता है उनके ऊपर 1912 दिल्ली में, जब वो रॉयल प्रोसेशन कैरी आउट कर रहे थे, किसके लिए, ट्रांसफर करने के लिए कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली। तो ये आपको ध्यान रखना है 1912 में दिल्ली से कैलकाटा से दिल्ली जो होता है वो ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल ट्रांसफर हो जाता है। 23rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द वायसराय ड्यूरिंग हुज टेन्योर अ सिस्टम कॉल्ड डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस एज अ स्टेप टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो डायरकी एज अ सिस्टम किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोविंसेस में, हमें बताना है। तो वो होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और ये 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू आता है, जिसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो होता है वो दो पार्ट में बट जाता है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो होता है वो एडमिनिस्टर होता है गवर्नर के द्वारा, जिसमें एड एंड एडवाइस दिया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा, ठीक है। जबकि रिजर्व सब्जेक्ट जो होता है वो एडमिनिस्टर होता है गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल के द्वारा विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ध्यान रखना है, रिजर्व सब्जेक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जो गवर्नर होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ड्यूरिंग हिज reign. As per Gandhi Irwin Pact, civil disobedience movement was called off. He was succeeded by the Lord Wellington. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि इस स्टेटमेंट में गांधी इरविन पैक्ट जो होता है इरविन के टाइम पे वो साइन होता है, ठीक है। और इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस स्टेडियम को विड्रॉल भी कर लिया जाता है। और इसके बाद ही क्या होता है, जो कांग्रेस होती है वो पार्ट लेती है RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड में, लंदन में होता है। और लेकिन वहाँ पर भी कुछ काम नहीं चल पाता है, और फिर से यहाँ पे आके जब गांधी जी रिटर्न होते हैं, क्योंकि गांधी जी ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसको, कांग्रेस को RTC में, और लेकिन वहाँ पे भी कुछ काम नहीं होता है और गांधी जी रिटर्न होते हैं और फिर से रिकंटिन्यू कर देते हैं CDM को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, और वो सक्सीड होता है लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। गांधी इरविन पैक्ट जो होता है वो पॉलिटिकल एग्रीमेंट होता है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 अगस्त 1931 को होता है, और इस पैक्ट के अनुसार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया जाता है, ठीक है। लॉर्ड इरविन जो होता है सक्सीड होते हैं लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा 1931 से 36 का ये पीरियड होता है। 25th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द वाइसरायशिप ऑफ द लॉर्ड विलिंगटन। तो कौन सा इवेंट जो होता है वो लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे होता है, हमें बताना है। तो होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है जो कि लंदन में होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 को, और गांधी जी इसमें पार्ट लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साइड से, और पर्पस होता है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की पहली बार बात कब की गई थी, 1919 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की गई थी, और उसमें कहा गया था कि 10 साल के बाद क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को चेक किया जाएगा, और इसके लिए होता है साइमन कमीशन का गठन। 1927 में गठन होता है और वो आता है कब, 1928 में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखें, लेकिन उसको बॉयकट कर दिया जाता है। क्यों बॉयकट कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं होते। में उसमें 7 मेंबर होते हैं और 7 के 7 मेंबर जो होते हैं वो इंग्लिश होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कौन होता है लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का, हमें बताना है। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रीडिंग। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो लास्ट वाइसरॉय जो होते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के वो होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और उनका जो टेन्योर होता है वो 1947 से 1948 के बीच में होता है, ठीक है। और उनके टाइम पे होता है पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि पहली बार इसी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके पहले आया था कैबिनेट मिशन और उसने इंडिया फेडरेशन की बात की थी, पार्टीशन के बाद नहीं की थी, ठीक है। और रेड क्लिफ कमीशन आता है, डिमार्केट करता है बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है।
वो भी अपॉइंट होता है इनके ही रेन में। 27th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ही सर्व्ड एज फ्री इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ एंट्रीम गवर्नमेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि वो लास्ट होते हैं, इंडियाज लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल होते हैं। फर्स्ट और लास्ट भी हम बोल सकते हैं। फर्स्ट तो एक्चुअली अगर इंडियंस नहीं होंगे तो वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, ठीक है। और वो मेंबर नहीं होते इंटरिम, ऐसा नहीं है, वो इंटरिम गवर्नमेंट का मेंबर होते हैं एजुकेशन एंड आर्ट्स का। एक्चुअली यहाँ पे लैंग्वेज का कन्फ्यूज़न है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आप बोल सकते हैं। वैसे तो अगर फर्स्ट इंडियन नहीं रहे, फर्स्ट गवर्नर एज फ्री इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो वो होंगे लॉर्ड माउंटबेटन। सी राजगोपालाचारी फर्स्ट इंडियन बनते हैं, ठीक है, और वो फर्स्ट और लास्ट दोनों ही एक्चुअली होते हैं और वो ओनली इंडियन होते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट आप दोनों ही बोल सकते हैं। तो हाँ, पहला स्टेटमेंट तो वैसे करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिर्फ इनकरेक्ट, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि एंटरिम गवर्नमेंट उनके का वो मेंबर नहीं थे, बिल्कुल मेंबर थे। उनके अंदर का जो पोर्टफोलियो था वो था एजुकेशन और आर्ट्स का। तो आज के लिए हमारा जो सेशन होता है वो कंप्लीट होते हैं गवर्नर जनरल और वाइसराय का, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।